Hello everyone, welcome back to video lecture series of integrated circuit. Today I am discuss 4th semester electronics unit 2 application of operational amplifier. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्टेज, इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ IC 741 ये सब को डिस्कस किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DC एंड AC परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लीव रेट, CMRR, ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज मेनली हम इसका पैरामीटर जो होता है AC एंड DC परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लीव रेट, CMRR ये सब को डिस्कस करेंगे, जो कि जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो आज हम पैरामीटर इसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या पढ़ना है, तो इसके मेन पैरामीटर्स को हम पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है, देयर आर मेनी पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो कौन कौन होता है, यदि सब्जेक्टिव में है तो इस तरह से ही लिखना है 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ऑप एम्प पहला है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसको हम VOO कहते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, दूसरा है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी VOI, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, तीसरा है हमारा इनपुट ऑफसेट करेंट, I स्मॉल I O। ठीक है, IIO, ठीक ना, इनपुट ऑफसेट करेंट। ठीक है, फिर इनपुट बायस करंट IB। ठीक है, इनपुट बायस करंट, इसके बारे में जानेंगे। फिर CMRR जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इससे तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, फिर स्लीव रेट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहला पैरामीटर आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को समझते हैं। ठीक है, तो इसका हमने डिफिनेशन लिख लिया है। क्या है, द वोल्टेज प्रेजेंट एट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। मतलब इसका क्या है कि यदि ऑप एम्प में बिना वोल्टेज इनपुट सिग्नल में डाले, यानी बिना इनपुट सिग्नल में वोल्टेज अप्लाई किए हुए ही हमारा यदि आउटपुट मिल रहा है, तो वो जो आउटपुट मिलेगा उसी को हम कहेंगे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। बिना इनपुट के ही आउटपुट मिल रहा है। जैसे हमारा एक ऑप एम्प रहेगा, मानिए ये हमारा ऑप एम्प में निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों हमारा ग्राउंड है, यानी दोनों से हमारा कोई भी सप्लाई नहीं जा रहा है, इनपुट सिग्नल हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है। फिर भी आउटपुट पर, यहाँ आउटपुट पर कुछ माइक्रोवोल्ट हमारा मिल रहा है, कुछ भी हमारा स्मॉल अमाउंट वोल्टेज मिल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ऑप एम्प होता है वो एक प्रकार का डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता था, हमने बताया था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता था, उन दोनों इनपुट वोल्टेज का, मानिए यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, तो दोनों इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, तो वही यदि ये दोनों दो जीरो है तो हमको आइडियली जीरो मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो उसका गेन कुछ ना कुछ यहाँ पर आउटपुट में हमको मिल जाता है, उसी को कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर को भी समझते हैं, जो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, आप इसको समझिए। चलिए अब समझते हैं हम अपने दूसरे पैरामीटर को, जो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी VIO। ठीक है, तो ये क्या होता है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या था, कि जब हम इनपुट नहीं भी दे रहे थे ऑप एम्प के टर्मिनल पर, फिर भी आउटपुट में कुछ हमारा स्मॉल आउटपुट आ रहा था, स्मॉल वोल्टेज के रूप में आउटपुट आ रहा था, तो उसी को दूर करने के लिए, नलीफाई करने के लिए हम लोग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज डालते हैं ऑप एम्प के टर्मिनल पर। तो दूसरा पैरामीटर हमारा वही कहता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज व्हेन द बोथ इनपुट आर ग्राउंडेड। जब हम दोनों इनपुट्स को ग्राउंड रखते हैं, तो आइडियली द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। आइडियली तो उसका आउटपुट वोल्टेज जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऑप एम्प प्रोड्यूस द स्मॉल आउटपुट वोल्टेज। बट प्रैक्टिकली वो क्या करता है, स्मॉल आउटपुट वोल्टेज को प्रोड्यूस कर देता है, बिकॉज वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, हमने पीछे समझाया अभी। ठीक है, देन टू नलीफाई दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज को न्यूलीफाई करने के लिए यानी निगलेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए, कुछ सम वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू आइदर ऑफ टू इनपुट्स, यानी उसके दोनों इनपुट्स में से किसी एक पर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ताकि वो हमारे स्मॉल वोल्टेज जो आउटपुट में आया है उसको न्यूलीफाई कर सके, उसको निगलेक्ट कर सके। इसी को हम कहते हैं, जो वोल्टेज हम जो अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जैसे हम अभी समझाते हैं इसको आपको। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ऑप एम्प था। ठीक है, जब ये दोनों ग्राउंडेड था, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों हमारा ग्राउंडेड था, फिर भी आउटपुट में मान लीजिए हमारा 2 मिली एम्पियर का करंट आ रहा था। ठीक है, तो हमको तो ये नहीं चाहिए था ना, ये हमको नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा दोनों ग्राउंड इसलिए रखे थे ताकि हमारा कोई भी
वोल्टेज आउटपुट में ना आए, बट यहाँ पर 2 मिली एम्पियर आ रहा है बिकॉज ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो हम इसको दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम इसके किसी भी एक टर्मिनल पर एक सप्लाई वोल्टेज डाल देते हैं, ठीक है। एक सप्लाई वोल्टेज डाल देंगे जो इसको जीरो कर देगा। तो हम ऐसा यहाँ -2 मिली एम्पियर यदि हम डाल दें तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर -2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0। जो हमको चाहिए था अब वो आ रहा है। तो इसीलिए हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का यूज करते हैं। यही हमारा यहाँ पर -2 मिली एम्पियर ही हमारा हो जाएगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं हम अपने अगले पैरामीटर को। तो देखिए हमारा तीसरा पैरामीटर है इनपुट ऑफसेट करंट IIO, ठीक है। तो इसमें इनपुट ऑफसेट करंट में क्या होता है, ये होता है डिफरेंस दो जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उनका डिफरेंस हमारा कहलाता है इनपुट ऑफसेट करंट। देखिए समझिए इसको, फिर डिफिनेशन से भी आपको समझाएंगे, पहले फिगर से समझिए। जैसे हमारे यहाँ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसमें मानिए यहाँ पर कुछ करंट जा रहा होगा और यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो मानिए इसमें जा रहा है IB1 करंट और IB2 करंट, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। और जो IB1 है और IB2 जो है वो हमारा क्या है, बेस करंट है, ठीक है। तो IB1 और IB2 हमारा यहाँ पर बेस करंट है। तो हमारा ये जो होता है इनपुट ऑफसेट करंट क्या हो जाता है, इनपुट ऑफसेट करंट हमारा IIO जो हो जाएगा वो ये दोनों का डिफरेंस होगा, IB1 माइनस IB2, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट फॉलोइंग इनटू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो करंट फॉलो होता है उसका डिफरेंस इज रेफर्ड टू एज इनपुट ऑफसेट करंट। इसी को हम इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं। जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प पर जो करंट हम फ्लो करवाते हैं उसके डिफरेंस को हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। तो हमारा यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो हमारा कैसा है, तो बेस करंट है, IB1 माइनस IB2 हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ही वर्क करता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले पैरामीटर को भी समझ लेते हैं। सिंपल है, सिर्फ आपको यदि ये समझ में आ रहा होगा तो ये आप पूरा अपने से ही लिख सकते हो, इसलिए हमने पहले ही लिख लिया है ताकि दिक्कत ना हो कुछ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने चौथे पैरामीटर जो है इनपुट बायस करंट, इसको समझते हैं। तो इनपुट बायस करंट क्या होता है, ये एवरेज करंट होता है, ठीक है। जो करंट इसमें फॉलो हो रहा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टर्मिनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर IB1 और IB2, इसका एवरेज करंट होता है। इनपुट बायस करंट मतलब इसका एवरेज करंट, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा ओप एम्प है, इनमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग 2 टर्मिनल था, इसमें हमारा IB1 मानिए फ्लो हो रहा था, ठीक है, और इसमें IB2, ठीक है, बेस करंट 2। देन हमारा यहाँ पर जो हमारा इनपुट बायस करंट हो जाएगा IB, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का योग बाई उनकी नंबर्स, तो IB1 प्लस IB2 बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा इनपुट बायस करंट। तो वही लिखे भी हम, इट इज द एवरेज करंट दैट फ्लो इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। जब ऑप एम्प के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो हम इनपुट करंट अप्लाई करते हैं उसके एवरेज वैल्यू को हम इनपुट बायस करंट कहते हैं। तो ठीक है, तो ये भी सिंपल है, सिर्फ याद रखना है कि कौन क्या होता है, क्योंकि यदि लॉन्ग में आ गया तो ये सब लिखना पड़ेगा, और यदि ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स इसी रूप में भी आए तो इस तरह से ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, वो क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉमन मोड क्या होता है जिसका रिजेक्शन रेशियो निकाला जाता है। तो कॉमन मोड क्या होता है, कॉमन मोड किसको कहेंगे, जब कॉमन किसको कहते हैं, जब दोनों सेम हो, कोई भी एक, मानिए हमारे यहाँ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑप एम्प का है, वो दोनों सेम हो जाए। मानो कि इसमें भी हमारा सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट है, ठीक है, इन्वर्टिंग पर भी और नॉन इन्वर्टिंग पर भी 2 वोल्ट है। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन मोड में काम करेगा। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में कैसे वर्क कर रहा है, बिकॉज ये दोनों हमारा क्या है, सेम इनपुट टर्मिनल जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा ऑप एम्प कॉमन मोड में काम करता है। तो जब कॉमन मोड में काम करेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता था, V0 इज इक्वल टू A, यानी गेन V1 माइनस V2। तो यहाँ V1 V2 पर सेम वोल्टेज अप्लाई कर दिए तो V0 हमारा 0 हो जाएगा, है ना। A 2 माइनस 2 कर दिए तो V0 तो हमारा 0 हो गया, जो हमको
नहीं चाहिए। जब हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज में कुछ मिलना चाहिए। तो हमारा ये जो कॉमन मोड है ये हमको क्या कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज को तो जीरो कर रहा है। इसीलिए हम इसको रिजेक्ट करने के लिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR को यूज करते हैं। इसके लिए हमेशा CMRR को हाई रखेंगे ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ वैल्यू दे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। तो यहाँ देखिए हमने इसका डिफिनेशन लिखा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, एक रेशियो है किसका, तो डिफरेंस मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन। तो डिफरेंस मोड गेन क्या होगा, जो दोनों का डिफरेंस, और कॉमन मोड गेन ये हो गया। ठीक है, जो अभी हमने बताया कि दोनों सेम है तो कॉमन मोड गेन में, कॉमन मोड में है। ठीक है, तो इसका हम CMRR को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, CMRR इज इक्वल टू कॉमन मोड डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन, तो AD बाय CM कॉमन मोड गेन। ठीक है, ADM भी लिख सकते हैं इसको, यानी कॉमन मोड डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड। ये यहाँ पर गेन है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा गेन है, ये डिफरेंशियल मोड है, ये कॉमन मोड है। तो हमारा CMRR क्या होता है, डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन का जो हमारा रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको हम इट इज डिनोटेड बाय CMRR को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्सप्रेस्ड इन किस में करते हैं, DB में। ठीक है, DB में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, हम DB में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा CMRR इन DB क्या हो जाएगा, CM ऊपर लिख देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं। CMRR क्या है हमारा, डिफरेंस मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन। ठीक है, ये हमारा CMRR है। तो अब CMRR इन DB में क्या होगा, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, एक्सप्रेस्ड इन DB, एक्सप्रेस्ड इन DB में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम CMRR इन DB में क्या निकालेंगे, DB में इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका DB में वैल्यू होता है 20 log 10 CMRR। ठीक है, हमारा DB में CMRR निकालने के लिए 20 log 10 CMRR, यानी इसको और कैसे लिख सकते हैं, 20 log 10 AD बाई AC एम लगा दी, कॉमन डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन को ही तो CMRR करते हैं। ये DB में हो गया। ठीक है, क्या में हो गया, ये अब DB में हो गया। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको IC 741 के बारे में बताया था, उसमें उसके लिए हमारा CMRR क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर IC 741 CMRR इज 90 dB। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि IC 741 के लिए हमारा CMRR का वैल्यू कितना होता है, 90 dB। तो ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि CMRR क्या होता है। तो अब चलिए हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर PSRR को। PSRR स्टैंड फॉर क्या होता है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, ये भी एक रेशियो है जो हमारा होता है चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो हम अभी बता रहे थे कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में क्या हो रहा है, हमारे आउटपुट वोल्टेज को जीरो होने से रोकने के लिए हम इनपुट में कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वही हमारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाता था। तो उसमें यदि कोई वेरिएशन हो रहा है, उसमें यदि कोई चेंज हो रहा है, तो चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, और जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो रहा है, उसके रेशियो को हम कहते हैं PSRR। PSRR स्टैंड फॉर पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो इससे भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, या तो इसका फॉर्मूला आ जाए, या तो इसका क्या आ जाएगा, इसका फुल फॉर्म आ जाए। तो ये इस तरह से इससे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसके लास्ट पैरामीटर जो स्क्ल्यू रेट होता है उसको समझेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब उसको बारे में समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं अपने लास्ट पैरामीटर को, स्क्ल्यू रेट क्या होता है। स्क्ल्यू रेट क्या है, ये मैक्सिमम रेट होता है जिस पर हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है। वैसा मैक्सिमम रेट जिस पर हमारा आउटपुट वोल्टेज ऑप एम्प का चेंज होने लगता है, उसको हम कहते हैं हमारा स्क्ल्यू रेट। वही हमारा स्क्ल्यू रेट कहलाता है। स्क्ल्यू रेट इज इक्वल टू होता है DV0, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन टाइम के अनुसार उसमें कितना वेरिएशन होने लगा, चेंज होने लगा, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम लगाया गया। ठीक है, तो ये स्क्ल्यू रेट इज इक्वल टू है DV0 अपॉन DT, यानी कि हमारा टाइम के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज में कितना वेरिएशन हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, मैक्सिमम जिस मैक्सिमम रेट से हो रहा है उसी को हम स्क्ल्यू रेट कहते हैं। और इसको मेजर किया जाता है वोल्टेज प्रति माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, इसको किसमें मेजर किया जाता है, तो वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड में। तो आई होप आपको ये सब पैरामीटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोग कुछ डाउट नहीं लिखते हैं, इससे आपका यदि हमको पता नहीं चलता है कि आपको डाउट हुआ या नहीं हुआ या पूरा समझ में आया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट में बेझिझक कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अब हम इस सभी पैरामीटर के वैल्यू को एक टेबल में फॉर्म कर देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि आइडियल
आइडियल ऑप एम्प के लिए हमारा स्लीव रेट का वैल्यू या CMRR का वैल्यू क्या होता है, ये सब इस तरह से आए तो आप डायरेक्टली उसको बना सकते हो या भर सकते हो, जैसा भी आए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो, ठीक है, देख आज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इन पैरामीटर्स के आइडियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू को। तो सबसे पहले हमारा वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, आइडियल वैल्यू के लिए, आइडियल ऑप एम्प के लिए आइडियल वैल्यू हमारा इसका इन्फिनाइट होता है और प्रैक्टिकल वैल्यू 1 × 10⁵ होता है, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस इसका आइडियल वैल्यू 0 हो जाएगा, आइडियल वैल्यू के लिए अप टू आउटपुट इम्पीडेंस 0 और प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए 75 ओम आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू इसका होता है 75 ओम, 75 ओम, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस इसका इन्फिनाइट हो जाता है और प्रैक्टिकल वैल्यू में, आइडियल वैल्यू में इन्फिनाइट होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू में 2 मिली एम्पेयर होता है। आप ऑफसेट वोल्टेज जो हमने सब बताया वही पैरामीटर है। तो ऑफसेट वोल्टेज क्या हो जाता है, आइडियल वैल्यू के लिए 0 और प्रैक्टिकल के लिए 2 मिली वोल्ट, ठीक है। और फिर ऑफसेट करंट क्या हो जाएगा, आइडियल वैल्यू के लिए 0 और प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए 20 नैनो एम्पियर। उसी तरह से बैंडविड्थ हमारा आइडियल वैल्यू के इन्फिनाइट और प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए 20 नैनो एम्पियर होता है, ठीक है। CMRR क्या होता है, CMRR हमारा आइडियल वैल्यू के लिए इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल के लिए हमारा 1 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक है। और स्लीव रेट जो लास्ट हमारा है, स्लीव रेट वो क्या है, आइडियल के लिए इन्फिनाइट होता है। स्लीव रेट क्या होता है, आइडियल के लिए इन्फिनाइट और प्रैक्टिकल के लिए 0.7 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, क्योंकि इसको वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड में हम मेजर करते हैं इसीलिए। तो आई होप आपको ये पैरामीटर का टेबल भी समझ में आया होगा और अब आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से बिना कन्फ्यूजन के इसके थ्रू जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।